24 के चुनाव से पहले इतनी अटकलें लगाए जा रहे हैं। कोई किसान की बात कर रहा है, वो कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है। अभी तक के किसी ने जो है बात यही नहीं करी कि जनता क्या चाहती है। जनता जब तक कि नहीं चाहेगी, किसी की सरकार बदल नहीं सकती है। लोगों से बात करते हुए जानते हैं 2024 किसके हाथ में जाएगा और किस लेवल पे जाएगा। फिलहाल अभी कुछ लोगों ने बात कही थी कि राशन के ऊपर पहले शक्कर भी मिलती थी, कपड़ा भी मिलता था, नमक भी मिलता था। ये कहा जा रहा है कि गेहूँ भी मिल रहा है और चावल भी मिल रहे हैं। ये विफल है, ये विफल है। वो जरूरी था, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए ही बात करते हैं। सर पहले ये था कि जो है हर चीज मिलती थी, अब जो है खाली जो है जो पुनंदा बनाया गया है, खाली एक ही चीज मिल रही है, एक दो चीजें मिल रही है, घी और चावल। क्या इससे जिंदगी पार हो सकती है? मैं आपको बता दूं कि बड़ी जिम्मेदारी से आपके जन्म कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में देश में सरकार बनाया और सिर्फ हिंदू मुसलमान पे सरकार बनाया। उसके बाद 19 में मंदिर मस्जिद पर सरकार बना लिया। देश के आवाम को गुमराह करके इन्होंने सरकार बनाई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से शिक्षा की बात करोगे तो बताएंगे आतंकवादी है, अगर रोजगार की बात करोगे तो बताएंगे पाकिस्तानी है। इस तरीके की इन्होंने हमेशा जुमलों का काम किया है। इनसे न विकास से मतलब है, न शिक्षा से मतलब है, न स्वास्थ्य से मतलब है। सिर्फ जुमलों की सरकार चलाना चाह रहे हैं। लेकिन देश की आवाम अब पूरी तरीके से इनको समझ चुकी है और 2024 में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से देश में सरकार बनाएगी, जिससे प्रदेश का चाहे किसान हो, नौजवान हो, कमजोर तबके के लोग हो, सबका भला होगा। और इन्होंने तो हमेशा कहते ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलनी है। अब इनके देश के प्रधानमंत्री 1947 में देश आजाद हुआ, उससे अब तक कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ तो देश के नरेंद्र मोदी से ज्यादा झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। वो तो कह रहे 9 साल हमने वो काम कर दिया, कभी कोई कर नहीं पाएगा। हाँ, जितना उन्होंने झूठ बोला उतना कोई प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकता। ये तो सच बात है, क्योंकि उन्होंने जुमले, क्योंकि विदेशों में रह करके भाग करके, और जितना उन्होंने 9 साल में कर दिया है वो सिर्फ 4 गुजरातियों का, गौतम अडानी जैसे लोगों का, अंबानी जैसे लोगों का, इन लोगों का जरूर भला अच्छा। उनसे अपना पार्टनरशिप है, मोदी जी का उनसे पार्टनरशिप है। इस वजह से पार्टनरशिप है। क्या ये लोग पौखला गए हैं, इनको कुछ मालूम ही नहीं है। अब बताइए, अगर व्यापारी, अगर बिजनेसमैन कोई भी काम करेगा तो क्या आप उसको बिजनेस पार्टनर बना देगा? वो अच्छा काम कर रहा है इसलिए मोदी जी उसको दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी तो ये कहते थे कि इसमें हर चीज मिलती थी, खाली से गेहूं चावल मिल रहा है। कांग्रेस सरकार में क्या मिलता था? शक्कर मिलती थी, तेल भी मिलता था, सारी चीजें मिलती थी। 80 लाख लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया नरेंद्र मोदी ने। 80 लाख लोगों के, 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया नरेंद्र मोदी ने, जिनको 5 किलो राशन पे सिर्फ चुप कराने के लिए। क्योंकि इनसे कभी कोई बात करोगे तो ये सिर्फ 5 किलो राशन की बात करेंगे, ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ये स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, ये व्यापार की बात नहीं करेंगे, ये नौजवान की बात नहीं करेंगे। इनके पास सिर्फ प्रोपगंडा के अलावा कुछ नहीं है। प्रोपगंडा के अलावा कुछ नहीं है। 80 करोड़ को इन्होंने कहेंगे कटोरा थमा दिया। अखिलेश यादव सरकार में तो कट्टा थमा देते थे कि जाके 5 किलो जाके थोक लिए। तो इसलिए जो है इनकी लोग की मानसिकता कट्टा पे बुनियाद थी, इसलिए लोग उसको कटोरा कह रहे हैं। 5 किलो राशन कटोरा में मिलता है। आप भीख आते हैं जो आपके यहाँ मांगने वाले, कितनी भीख दे देते हैं आप जो कटोरा कटोरा कह रहे हैं? कम से कम समाजवादी पार्टी लोग जो है, जितने इनकी मानसिकता लोग हैं, ये लोग हमेशा एक भाजपा से इनको इतनी एलर्जी है, ये खुद काम कर नहीं पाते हैं। इन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए? ये मुसलमान है, सपा में जुड़े मुसलमान है, 27% मुसलमान जेल में हो गए इन्हीं की सरकार में। किसकी सरकार में? समाजवादी पार्टी सरकार में। बीजेपी में क्या नहीं रहे? कहाँ जेल? अंडर ट्रायल में जेल नहीं है। अगर केस निर्भर अंडर ट्रायल में, ये आयोग की है, गुड्डू कमेटी है, सच्चर कमेटी है, पंडित कुशवाहा नारायण कमेटी का रिपोर्ट लागू करवा देना। अगर इनकी हैसियत है, ये बहुत बड़े भाजपा के भक्त बन रहे हैं, ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है। अगर कोई देशभक्त हो तो देशभक्ति की बात उसकी समझ में आती है, लेकिन ये सब बिल्कुल बिके हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। ये 200-300 रुपए कार्यालय लेके आते हैं, या हम मीडिया के सामने इस तरीके की बातें करते हैं और देश के अंदर की बात करेंगे। ये समाजवादी पार्टी कहाँ से बीच में लिया है? मैं कोई समाजवादी पार्टी नेता थोड़ी ना हूँ, मैं तो एक आम जनता हूँ।
लेकिन जो देश की आज हालात है वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से उनको दुर्दशा खराब कर दी है। कटोरा कह रहे हैं बीजेपी ने कटोरा उनके हाथ नौजवानों के हाथ में थमा दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा नौजवान कटोरा लेकर के यहाँ खड़ा है, मुझे दिखाइए आप। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने और दुनिया में जो हमारा सम्मान दिलाने का काम किया है, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। गरीबों को निःशुल्क आवास दिलाने का काम किया है, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 4 लाइन और रोड बनाने का काम किया है, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। और आस्था से जुड़ी हुई जो है सभी चीजों पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, उस पर चर्चा करें। जो बताते थे राम मंदिर का नहीं छीन लिया, अभी मैंने क्या कहा आपके विकास मुद्दे मंदिर मस्जिद को हटा के बात करिए। नहीं, क्यों नहीं? मस्जिद को हटा के बात करिए, नहीं कर पाओगे। वही टीवी डिबेट में मंदिर मस्जिद को हटा के बात नहीं कर पाओगे। टीवी डिबेट में बार बार ये शब्द आता था, नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, नहीं बात कर, मैं कश्मीर में धरातल पे क्या चीज है ये बताइए। धरातल पे आप लोग देख सकते हैं, दुनिया में 4 लाइन का निर्माण हो रहा है। हर गांव में गरीबों को आवास मिल रहा है, निःशुल्क जो है आवास सब लोगों को मिला। शौचालय मिल रहा है, जो हमारी बहन बेटियां खेतों में जाकर के शौच करती थी, उनको निःशुल्क आवास दिलाने, वो शौचालय देने का जरूरत नहीं है मुझे। अभी और लोगों से बात करते हैं। देखिए कहा है कि जो है देखिए, जिस प्रधानमंत्री को देश विदेश नीति बनाना चाहिए, वो प्रधानमंत्री शौचालय का उद्घाटन कर रहा है, शौचालय बनवा रहा है और वही नारा देता है। राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस एक सोच है, उसी प्रधानमंत्री ने नारा दिया था जहां सोच वहीं बनाएंगे सोच। इसलिए शौचालय का निर्माण किया उन्होंने। हर गांव की जनता को, जहां खेत में जाके शौच किया करता था, दिन भर में सूख जाया करता था, गंदगी नहीं होती थी, आज वहाँ सोखता बनेगा और वहाँ का पानी गंदगी से तब भर जाएगा कि आदमी को दमाएं कराते कराते भर जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सारा वहाँ का वाटर लेवल जितना होगा पूरा गंदगी से भरा होगा। भाई साहब, ये ऐसे प्रधानमंत्री जो गंदगी परोसने का काम करते हैं, कोई अच्छा कार्य करने को 81 वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। MD रजनीन नोएल ने कहा है कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं और महासचिव जो आपका दत्ता साहब बोले हैं RSS के, उन्होंने कहा है कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे और 37 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 325 रुपया कमा रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जो 64% GST का टैक्स गरीबों पे लगाती है और 6% अमीरों पे लगाती है। दूध छाट पे टैक्स होता है इस राज्य में। ये ऐसी सरकार है जो 32 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी के नाम पे, जब पेट्रोल 3 रुपया था तो उसको 19 रुपया कर दिया और जब डीजल 3.5 रुपया था तो उसको 32 रुपया कर दिया और 32 लाख करोड़ हमारी जनता के जेब से निकाल दिया। और 102 लोग अरबपति से 166 अरबपति हो गए और 40 करोड़ जनता गरीब थी, आज 80 करोड़ हो गई। और हिंदुस्तान का हाल क्या है सर? हिंदुस्तान का हालत ये जानना चाहते हैं, बताता हूँ मैं। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब डीजल पेट्रोल का दाम क्या हुआ करता था। आज कोरोना के बाद मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है 60 रुपए के ऊपर हो गया हो। 2019 तक 50 रुपए से लेकर के 60 रुपए के बीच में ही डीजल पेट्रोल का दाम था और कांग्रेस की सत्ता में प्यार हुआ कि जो बढ़ गया है। बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सरकार देखिए, आप धीरे धीरे देश विकास की ओर जा रहा है तो हल्का फुल्का मानता हूँ कि जो है इस प्रकार की महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ती रहे। कितना गिरा ये इनसे पूछिए। नौजवानों की बात करें, सपा में बात करें या कांग्रेस की बात करें, केंद्र जो सरकार में जो थी तो उसमें जो है आत्मदाह का जो केसेस था वो 18% था, इनके 37% हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को। मैं बात करता हूँ, आप देखिए इस पूरे प्रदेश में गुंडा राज चलता था। आज योगी जी के सरकार में कोई एक भी आदमी गुंडे कर ले रोड पे निकल करके, मैं उससे चर्चा करना चाहता हूँ। हत्या बलात्कार योगी सरकार में सुजातीय लोग मुख्यमंत्री जी के जो सुजातीय लोग हैं वो गुंडाई कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, लेकिन वो इनको नहीं दिखाई देगा। एक मिनट रुक जाइए। इन्होंने कहा 200-300 रुपए में बीजेपी कार्यालय पा जाते हैं। ठीक है भाई, हम लोग 200-300 पा जाते। तुम तो सपा की सरकार में जमीन कब्जा किए थे तो अभी वही बेच रहे हो, चल रहा है तुम्हारा। हम लोग तो गरीब लोग हैं। भाजपा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भूमाफिया किसी सरकार में नहीं रहे और भारतीय
जनता पार्टी से ज्यादा कोई गुंडाई नहीं कर सकता है। इस वजह से इन लोगों को वही दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी ने 5 साल में अखिलेश यादव ने कर दिया, वो कभी योगी जी 10 साल मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं कर पाएंगे। गुंडे माफिया बिल में बैठ गए, मोनू सिंह को बंद कराए हैं, धनंजय सिंह को बंद कराएंगे, ये सब कहाँ चले गए? और ऐसा कौन सा आपका मुख्यमंत्री हुआ 80 मुकदमे दर्ज है मोनू सिंह के खिलाफ, सोनू सिंह के खिलाफ, धनंजय सिंह के खिलाफ 80 100 मुकदमे दर्ज है। भेजे उनको जेल, नहीं भेज पाएंगे। अमर मणि त्रिपाठी कम माफिया है क्या? बाबा से गलबैया करके उनकी सजा पूरी नहीं हो छोड़ दिया जाता है। जब तक वो अस्पताल में थे तब तक बीमार थे, अस्पताल से छूटते हुए मुकदमा से बरी होते हुए उनको छोड़ दिया गया और वो ठीक हो गए। अब वो जिला जज को कहना पड़ा ढूंढ के लाओ, भैया कहाँ है? सरकार ढूंढ नहीं पा रही है। बड़े माफिया कह रहे हैं, बड़े माफिया मैं बताना चाहता हूँ, इसी योगी जी की सरकार में मुन्ना बजरंगी कौन था? उसका हस्त क्या हुआ? उसका हस्त क्या हुआ? विकास सिंह राज में मरा था, योगी के राज में मरा है। कमलेश तिवारी योगी के राज में मरा है। अखिलेश के राज में नहीं मरा है, कमलेश तिवारी योगी के राज में मरा है। कमलेश तिवारी अखिलेश के राज में सुरक्षित था, योगी के राज में मरा है, योगी के राज में मरा है। इनसे पूछो कि कमलेश तिवारी को क्यों नहीं बचा पाए? विकास इसी सत्ता में वो विकास दुबे इसी सत्ता में सीओ के ऊपर जो उन्होंने मंत्री को मरवा डाला था, सीओ को मरवा डाला, उनका हस्त क्या हुआ? किस स्तर पर कोई भी जिन व्यक्तियों का नाम आज एक मच्छर मारने, आप आज की डेट में एक मच्छर मारने की हैसियत में नहीं है, खुले नहीं मार सकता। योगी अगर योगी पूरे दावा ठोकती है कि पूरे माफिया बाहर चल गया है, कि ये देखिएगा कुलदीप सेंगर कौन है, ब्रजेश सिंह कौन है, धनंजय सिंह कौन है, राजा भैया कौन है, डॉक्टर उदय भाई सिंह, अशोक चंदन कौन है, ब्रिजभूषण कौन है, बुलबुल सिंह कौन है, सोनू सिंह कौन है, मोनू सिंह कौन है, अजय सिंह सिपाही, पिंटू सिंह, सनी सिंह, जिसपे सब पे 50 से 60 मुकदमा है। ये कहाँ गए? ये खुला घूम रहा ना, यही खुला घूम रहा ना। इसका संरक्षण किया गया योगी जी का संरक्षण है। अगर ये यादव होते सारे माफिया तभी बुलडोजर चल चुका होता, क्योंकि ये सभी ठाकुर जात के हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं योगी जी चला। सपा के सरकार में बुलडोजर जैसे पंचर हो गया, सपा का अपने विधायक के लिए चलाए भाई। अखिलेश भैया अपने सोच समाजवादी के थे कि अखिलेश भाई अपने विधायकों के ऊपर बुलडोजर चला। भाजपा कोई अपने विधायकों पर बुलडोजर चलाए तो बताइए, अपने सांसद के ऊपर बुलडोजर चलाइए। एक प्रधान के जो भाजपा का अगर कोई प्रधान के टैग लगा लिया उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चला पाती है तो यार विधायक तो बहुत बड़ी बात है। भाजपा क्या बात कर रहा है? तो अभी हालात ऐसे हैं जो नौजवानों की कोई बात नहीं करता, सिर्फ विरोधी की बात करता है। सिर्फ नौजवान को बगराल के मतलब कि गुमराह किया जा रहा, हिंदू मुस्लिम और सिर्फ इसमें लड़ाया जाता। हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान आप समझ के आप सुनो, गुजरात की युवाओं क्या करते हैं? अच्छे टेक्निकल के बिजनेसमैन हो जाते हैं, राजस्थान का IIT करते हैं, बिहार का PCS करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की युवाओं को क्या बनाते हैं? नेता बनाते हैं। तो आजा हम नेता बन जाते तो मेरे थैला लेकर PRO घूमता रहता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के हाल कर दिया, इसलिए हाल कर दिया। अगर पढ़ा लिखा एक अनपढ़ बाबा बनेगा तो हमारे युवाओं को गुमराह करेगा। वो सांसद भी रहेगी कि अनपढ़ थोड़ी है, वो पढ़े लिखे आदमी है। कौन बाबा पढ़े लिखे आदमी है? अरे यार बाबा कौन बनता भाई? बाबा का भी लालच है। अपने योगी आदित्यनाथ मठ देखे, क्या मतलब? मठ का मतलब राजनीति से मतलब नहीं, कुर्सी के लालच के मतलब। बाबा कौन? हाथ लगे गाँव में बाबा देखे ना। अगर कोई आपका लड़का बाबा बन जाता है, कहते यार ये तो घर द्वार सब त्याग दिया है, अब बीबी बच्चा सब त्याग दिया है, इसको बाबा है, इसको कोई धन दौलत से लालच नहीं है। जंगल से देश में आ गए तो कौन से जंगल से? बाबा जंगल से कभी शहर में आ गए। यार ये तो कह दो कि अपने आगे से बाबा हटा दे तो काशी मतलब कि गोरख बाबा के मंदिर के नाम के क्यों बदनाम कर रहा है? बाबा श्री हटाने कहीं शादी करना न पड़ जाए, बाबा तो शादी करना पड़ जाए। हाँ सबको पता है कि सारे बाबा हैं वैसे होते हैं, सबको मालूम है, ये हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। कोई बाबा एकदम सच है ही नहीं है, ठीक है। मलिहाबाद की दशहरी खाने के लिए पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास गाय नहीं मिलती है ना। अटल बिहारी वाजपेयी क्या गए थे संसद भवन में, कोई नेता टिप्पणी किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी बोला कि अगर मैं गाय नहीं पालूंगा इसका मतलब दूध नहीं पीऊंगा।
ये बताओ, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आप एक वकील हैं जो कानून को जो है बहुत करीब से देखते हैं, क्या हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा तो धर्म की राजनीति करती ही थी, और सपा जो है समाजवादी पार्टी जो है उससे ज़्यादा धर्म की राजनीति करने लगी। इनके पास मुद्दे इस बात का था कि नौजवान बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये उस पर कभी भी डिफेंस नहीं किए। इन्होंने जनता की आवाज़ कभी भी नहीं उठाई, जबकि ये पता है भ्रष्टाचार, लूट सब इस समय भाजपा की सरकार में खूब तेजी से बढ़ रहा है और हो भी रहा है। लेकिन अखिलेश भैया जो है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कभी इस बात को आवाज़ ही नहीं उठाई। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के बचाने के रामचरितमानस पे चल रहे हैं, वो जाति पे चल रहे हैं, वो इन मुद्दों को लेकर कभी आगे बढ़ ही नहीं रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक खेलने की क्या अखिलेश की कहना है? आप बिल्कुल, उनका मौन स्वीकृति है उनकी। इस बात का उन्होंने कभी खंडन नहीं किया कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ में है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ है। अगर वो हिंदुओं के खिलाफ है तो उसका भी वो बताएं, उसका भी नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि जैसे भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, उसी तरीके से वो भी भाजपा की तरह धर्म की राजनीति करने के लिए अब वो भी आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों की बात करता नहीं, किसान की कोई बात करता नहीं, राजनीति में जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करता है, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की। इसलिए वोट बैंक उनको एक मुफ्त मिलना है। उनको ये अभी भाजपा ने 80 बनाम 20 दिया, अब वो 85 बनाम 15 दे रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम में सिख ईसाई कहाँ चलेगा? नहीं, उसमें 80 बनाम 85 ये दे रहे हैं, 15 बनाम 85 ये दे रहे हैं और 80 बनाम 20 वो दे रहे हैं। तो आगे जो 20 बच रहे हैं, 20 उनसे पूछा जाए कि वो कहाँ जाएंगे। अगर सपा ये बात कहती है कि हमको 85 चाहिए, तो 15 उनके पास फिर कहाँ जाएंगे? 15 में मान लीजिए जो आता है, जो उसमें बेरोजगार नहीं है, उसमें भुखमरी नहीं है, उसमें गरीबी नहीं है, 15 में नहीं है गरीबी। जिस नक्शे कदम पे भाजपा चल रही थी, उसी नक्शे कदम पे अब सपा भी चलने लगी है। और जिस नक्शे कदम पे बीजेपी चली, उसी नक्शे कदम पे सपा भी चल रही है। वकील साहब की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है समाजवादी पार्टी में और भाजपा में जमीन आसमान का फर्क है। और जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान है, तो वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, समाजवादी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। और जो 5 साल अखिलेश को उनको बयान के ऊपर टिप्पणी जो करते हैं उस पर जो रोक लगाना चाहिए ना। नहीं, अखिलेश जी कोई कहते थोड़ी ना कि जाकर के तुम ये बयान दो, या वो जो उनका अपना मामला है ना, वो भी संरक्षण तो वही है। भाई समाजवादी पार्टी मौजूद, इससे पहले भाजपा में थे, तो इसका कोई मतलब थोड़ी ना है जो वो बयान भाजपा में तलवार है क्या? पूरी तरीके से उनका अपना राजनीतिक बयान हो सकता है, इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये संरक्षण जो होता है वो बाप की जगह दाखिल होता है, मगर वो कहना चाहिए बेटा ये सब न करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। संरक्षक ऐसा होता है, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो रोज उनके यहाँ जाके बैठे थोड़े रहते हैं। अब वो अपने घर कोई बयान देना है तो उनसे क्या पूछ करके बयान देते हैं कि हम ये चौथा बयान उनका इस तरह का, वो 40 देंगे। यानी कि आप कह रहे हो 40 देंगे? वो 40 बयान देंगे। ऐसे लोगों पे जब लगाम नहीं लगाए जाए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई किसी धर्म के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करता है, मैं तो मानता हूँ हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग हैं और सभी धर्मों को यहाँ मानने वाले लोग हैं। किसी को किसी के धर्म पे टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जो जिम्मेदारी है वही स्थिति है कि जब आपका अन्न खा रहे हैं तो आपकी जो बात होगी वही तो बोलेंगे, उनसे बुलवाया जा रहा है। जब पहला बयान आता है उसके बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। जैसे जब दूसरा बयान आता है तो उनको और प्रमोशन होते चले जाते हैं। और आगे आने वाली सरकार में अगर सपा की सरकार बन जाएगी तो हो सकता है उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दें। ये कर दे सपा, अगर उनके बयान से सहमत है या नहीं सहमत है। एक भी वाक्य अगर अखिलेश भैया का आया हो इस बात के लिए कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को खंडित, वो साथ में उनके रह रहे हैं। जब जैसे मछली जो है जल में रह के जल का सब कुछ कर रही है, तो जब तक भाजपा में थे तो भाजपा में क्यों नहीं दिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान? क्यों जैसे सपा में जैसे कूद के गए तैसे तुरंत उन्होंने दूसरा बयान देना शुरू कर दिया? उनको कहाँ से ज्ञान मिल गया? काम कर रहे हैं क्या? सुनिए, ये बात कर रहे हैं संसद भवन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक बसपा के सांसद से कौन से शब्दों का चयन किया था, कौन से शब्द इस्तेमाल किए थे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि तुम ऐसे बयान दो जा करके? वो उनका अपना मामला हो सकता है, समझ रहे?
क्यों व्यक्तिगत और धर्म क्यों? जब उन्होंने किसी के समुदाय के जात नाम लेकर के कहा कटुआ है, मुल्ला है, ये आतंकवादी है, ये है, कहा नहीं कहा? उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया था? कुछ लिया था? लेकिन ये उनका अपना मामला था, जो एक्शन होना है। मुसलमान पे बड़े मौलाना का बयान इस पे आया था क्या? नहीं आया। तमाम लोगों ने कहा था, जमीयत उलमा हिंद ने कहा था नहीं कहा था? लेकिन जो उनका मामला है, किसी का स्वामी प्रसाद का, वो अपना व्यक्तिगत मामला, समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। नहीं, व्यक्तिगत जब कोई व्यक्ति राजनीतिक है तो व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? वो जब वो सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा है, समाज में जा रहा है, वो एक एक गरीब की नस जान रहा है, देख रहा है, तो व्यक्तिगत कैसे होता है? उनको तो स्वामी प्रसाद मौर्य को तो हम तो सपा का एक महासचिव के रूप में जानते हैं। हमको क्या पता स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कितने मौर्य होंगे? उनको तो कोई उनके बयान का तो कोई मतलब नहीं निकाला जाता है। जब आप व्यक्तिगत पार्टी में होते हैं तो व्यक्तिगत मत आप अपने घर में रखे रहिए। जब आप ये जो कह रहे हैं कि संसद भवन में, तो संसद भवन में जो उनके खिलाफ जो बयान दिया गया था मुस्लिम और जो हिंदू बनाम जो बनाया था, उसमें जो जांच समिति थी उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी कि आप अपना इसमें पक्ष रखिए, स्पष्टीकरण दीजिए। जैसे जब संसद भवन में आप जब कोई देते हैं, बयान देते हैं, तो उसमें जो जांच समिति होती है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो समिति बनाई जाती है, वो उसमें रिपोर्ट स्पष्टीकरण संगठन ने उनसे रिपोर्ट मांगी थी। संगठन ने भी मांगी थी, और जो संसद भवन का जो सभापति होते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उनकी जो समिति होती है, उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। तो उस स्पष्टीकरण में दोनों लोगों को जाना था। अब यहाँ पे इन्होंने एक भी बार स्पष्टीकरण इसलिए नहीं मांगा कि जैसे अगर कोई मान लीजिए मुस्लिम धर्म के अगर विरुद्ध कोई कह दिया होता, तब तक उसका सर कट गया होता कमलेश तिवारी की तरह। कितने लोगों का है, अगर किसी ने एक भी नूपुर शर्मा, जिन्होंने केवल जो कुरान में लिखा गया उसी बात को उन्होंने कहा, और उसके लिए उनको कितनी बड़ी बड़ी धमकियां देनी शुरू हो गई। इसी तरीके से सारे धर्मों में कुछ ना कुछ कमी है, तो केवल स्वामी प्रसाद मौर्य को केवल हिंदू धर्म में ही सारी बुराई क्यों देखती है? अगर वो इतने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं, तो उनको और भी धर्मों में, ईसाइयों में नहीं कमी है, सिख में कोई ऐसी कमी नहीं है, उस सारी कमियों को बताएं। या वो अगर रामचरितमानस की बात कर रहे हैं तो रामचरितमानस छोड़ के वो कोई दूसरा ग्रंथ लिख कर दे दें, बता दें ये ग्रंथ पढ़ा जाए। न हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान से चल रहा है। अगर मानस से चल रहा हो, मानस की कहीं भी कोई चौपाई या श्लोक संसद भवन में, लोकसभा में अगर मान्यता प्राप्त हो, इस तरीके से मान्यता प्राप्त हो कि इसी के अनुसार ये कार्य करना है, तो हमको स्वामी प्रसाद मौर्य बताओ, उनसे किसने गले बंदूक रख के कहा कि आप रामचरितमानस पढ़िए? जब जिस चीज का जो कालखंड में जब जिस चीज का प्रसंग था, तब उसको दिया गया। अब उसका आप अर्थ का अनर्थ निकालिए, तो उसमें आप केवल समाज को लड़ाने का काम कर। आपने नौजवानों के बीच में एको बात, राजनीति ने जो है धर्मों को जो झंझोड़ दिया है, इन्होंने धर्म को झंझोड़ करके, इनको ये पता है कि हम इस उलझाए रहेंगे तो इसमें हमको हमारा वोट बैंक पक्का होता रहेगा। इन्होंने नौजवानों की बात की, कोई बात नहीं की। अभी गन्ना पेराई सत्र शुरू हो रहा है, इन्होंने जब से भाजपा की सरकार आई, कई रुपए बढ़ा, इस पे कभी कोई मुद्दा ही नहीं उठाता है। किसानों की लेकर के मुद्दा ही नहीं। यहाँ पे ये सरकार कहती है कि हमने लेवी पे इतना लगा दिया, इतना खरीदारी कर लिया। इनको ये नहीं पता है कि लेवी पे जाने के बाद में कितने दिन बाद नंबर आता है। वहाँ पे जितने जो जिले के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो ले जाकर के वहाँ पे सप्लाई कर देते हैं, उनका कोटा पूरा हो जाता है, ये दिखा देते हैं कि इतना मैंने खरीद लिया। उसका जो उस पे कभी किसी ने कोई उंगली ही नहीं उठाई, न कोई बात उठाई, न नौजवानों के लिए, न किसानों के लिए कभी कोई बात ही नहीं उठाते हैं। बस वो सपा जो भाजपा कर रही थी धर्म के आधार पे, वही ये भी चलने लगे हैं। सब आदमी धर्म की बात कर रहे हैं और धर्म की को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया वो शर्मनाक बयान है, और वो समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर देगा। उसके चक्कर में कोई भी हिंदू में सिर्फ हिंदू में यादव और मुसलमान वोट देंगे समाजवादी पार्टी को, बाकी कोई भी जातियां समाजवादी पार्टी वोट नहीं करेंगी। सबसे बहुत बड़ा चूतिया है ये स्वामी प्रसाद मौर्य। अखिलेश जी, आपसे निवेदन है कि इसको जल्दी जल्दी आप पार्टी से निकालिए, नहीं तो आपको कब्र खोद देगा ये समाजवादी पार्टी की और बर्बाद कर देगा। ये बताइए, हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। इसके पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी में था तब उसको नहीं ज्ञान था कि इस रामायण में क्या लिखा है, आज उसको सब ज्ञान आ रहा है। देखिए, मैं अखिलेश जी से निवेदन करता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता से मार के अपने कार्यालय से और निष्कासित कराइए उसको, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा, कभी आपको सत्ता में आने नहीं देगा, और 10 साल आपको पीछे कर दिया स्वामी प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव जी, अगर इस बयान को आप सुनेंगे तो उसमें तुरंत कार्रवाई करिए, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा, समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर देगा, कोई वोट नहीं देगा आपको।
हिंदू समाज से भी कोई वोट नहीं देगा, सिर्फ यादव और मुसलमान के आप वोट लेकर आ जाएंगे और कभी आप सरकार में आ नहीं पाएंगे। क्या यादव हिंदू नहीं है? हमने कहा अब ये तो इनसे पूछो ना हमने कहा भाई, हम तो ये समझ रहे हैं नहीं क्यों मुसलमान क्या समाज आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, अब वो इनका अपना मन हो सकता है, अपना इनका वक्तव्य हो सकता है। रवि प्रसाद मौर्य के जो है सपा सरकार को सिमट जाएगी, बर्बाद कर दे। ये तो इनकी अपनी बात है, उसका कहीं से उनका अपना बयान हो सकता है जो कोई धार्मिक बयान देता है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि मैं उसको नहीं समझता हूँ कि जो किसी भी जाति धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करे। मैं सीधे मानता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी का एक वर्चस्व है प्रदेश। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसमें सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये आपके खाली कह देने से थोड़ी ना कहा आपने कोई फतवा जारी कर दिया कि इनको वोट देंगे नहीं देंगे। ये तो भाजपा 2024 में पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। 400 पार। नरेंद्र मोदी 400 पार। बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र मोदी 24 में खत्म। नरेंद्र मोदी 24 में खत्म। एक तो स्टेडियम में चले गए तो पनौती हो गई, ऐसे पनौती होगी। भाई साहब पत्रकार महोदय साहब यही कह रहे कि मैच हरवा दिया, यही तो कह रहे हैं मैच तो हरवा ही दिए, वो मैच हरवा दिया। ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। हम लोग युवा हैं, हम लोग के लिए नौकरियां हैं नहीं, बताइए। हाँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों को पहले सुनना चाहिए कि बेरोजगारी पे बात करें, किसानों के लिए बात करें, नौजवानों के लिए बात करें। क्या लगता है दादा? अरे हमें कुछ नहीं लगता सर। 2024 में किसको देख रहे हैं आप, किसको देखना पसंद करेंगे? मोदी को तो जो पसंद करेंगे सर, देखना नहीं पसंद करेंगे। क्या कारण, क्यों? अब ये तो आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। अब हमें इसमें चक्कर ना घसीटिए। आप बुजुर्ग हैं, सरकारें बहुत देखी होंगी, बहुत जैसे बर्बादियाँ देखी होंगी, बहुत शादियाँ देखी होंगी, बहुत सत्ता देखी होंगी, बहुत लोगों को देखा होगा। क्या लगता है मोदी को नहीं देखना चाहेंगे आप? नहीं, अजय मोदी ने देश को भेज दिया। देखिए आप जवाब दीजिए, आइए इधर आइए, बहुत मोदी चमचे आइए, मैं जवाब दीजिए ना, आप मुझे पूछिए, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए सर जी, मैं कोई पार्टी का मतलब नहीं, मैं इनकी बात के ऊपर बात कर रहा हूँ। जो कांग्रेस ने बनाया 70 साल में, वो मोदी ने बेचा। क्या नहीं बेचा है? प्रूफ लाइए। देखिए शाहजहां, हाँ अरे अभी आप कबूलेंगे, अभी आप कबूलेंगे। शाहजहांपुर में बाबूजी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें भारतीय झंडा बनता था, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। उसमें 30-35 हजार वर्कर काम करते थे। मोदी जी ने उस जगह को बेच करके अडानी को दे दिया। और झंडे का कपड़ा कहाँ से मंगाया? चाइना से। 1 किलोमीटर का कपड़ा, बिल्कुल बेकार। हर घर तिरंगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी हर घर तिरंगे में तिरंगे का अपमान कितना हो रहा है। आपने टेरिकॉट कपड़े का झंडा बनाया, थर्ड क्वालिटी का बना था, हमने 1+ क्वालिटी का बनवाया। तभी तो नाले में है, ये तो चाइना का जो है ना, चाइना से मंगाया, तभी तो कपड़ा चाइना से आया सर जी। अब वो कपड़े का झंडा बनाओ, कपड़ा देखिए क्या कपड़े की अहमियत है। लोग झंडा देखो नाली में, हमारे देश का झंडा नालियों में पड़ा है। ये झंडे की अहमियत करी इन्होंने। पहले काटन झंडा था, आदमी चढ़ाता था, उसके बाद 15 अगस्त या 26 जनवरी को उतार के फिर घर में संभाल के रख देता था कि भैया अगली दफा इस्तेमाल होगा। अब क्या, अरे यार ये तो सस्ता मुद्दा है, इसको उठा के फेंको, ये सब बड़ा। और ये जो कह रहे हैं इन्होंने देश को नहीं बेचा, अरे क्या चीज नहीं बेची ये बताइए। रिपोर्ट लाइए, तो आप लाइए, कागज लाइए, कहाँ बेचा लाइए, लाइए प्रूफ दीजिए। एक मिनट, जितने सरकारी सुनिए तो, एक मिनट, नोट किसका? मैं अपने हाथ में कमाता, मेरे बाजू में दम है। नोट के, उनके नोट की जरूरत नहीं है, नोट की नहीं है बात। रोड भी तो होगा, रोड किसी ने बनाया? कांग्रेस ने। 1 बिलियन मेरी बात जवाब दीजिएगा, आपके पिताजी ने आपके लिए मकान बनाया था? बिल्कुल बनाया था। जब आप बड़े हुए, आपने जवान हुए, आपने उस घर को अच्छे करके मेंटेन करा? बिल्कुल मेंटेन करेंगे। घर किसका बनाया हुआ था? अरे यार, आपके पिताजी का। ये बताइए, एक बात नहीं, खाली का जवाब दीजिए। घर आपके पिताजी ने बनाया, आपने उसको मेंटेन करा? घर से बनाए? कौन? नहीं, जो रोड बना है तो अपने घर से सरकार ने बनाई है, सरकार की पैसे तो बने हैं। वही तो बात, अरे तो वही तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, वो रोड बनाई कांग्रेस से। अब भाई हमने, अरे सुनो तो भाई, बात बीच में जो बोले पूरी बात सुनो, फिर जवाब दो। उस बात को फिर डेवलप करा उन्होंने, बीजेपी ने। ये अच्छा काम करा, ये काम बहुत अच्छा करा भाई। देखिए रोड बनाई, घर बना, आपने अपने घर को डेवलप करा, बहुत अच्छा करा। ऐसी उन्होंने रोड बनाई, हॉस्पिटल गए, उसको डेवलप कर रहे, कोई बुरी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देश की तरक्की हो रही है इसमें। तो
इन्होंने अपने पास से कुछ करो बताइए। देखिए सरकारी नौकरी खा गए, सब ठेके में दे दिए, पेंशन खा गए, वो सब ठेके में दे दिया। ये सारा आपको दे दिया जाए 1 लाख रुपए महीने पे और आप चुपचाप सोए हैं। कौन देगा? नहीं सरकार आपको दे रही है। उसी पैसे में 10 लोगों को हमने रखा। हमारे बाजू में जब सुचारू रूप से संस्था को हमने आगे बढ़ाया। 1 मिनट मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ आपको। जवाब दीजिए। देखिए सरकारी लोग क्या हो रहा है, मोदी जी क्या करे, आज हमने 10,000 लोगों को नौकरी के दे दिया बांटे। अब क्या होता है सर, आपको नौकरी दी, आपसे 3 महीने काम कराया, उसके बाद कहीं तुम आप ठीक नहीं हो, हटो, वो उनको दे दिया। अब आपको काउंट होगी गिनती है आपकी, एक इनको दे दिया, 2 गए, एक इनको दे दिया, 3। एक नौकरी 4-4, 5-5 जगह बांट रहे हैं, वो हमने साहब इतने लोगों को नौकरी दे दी। एक ही नौकरी 100 आदमी एक ही नौकरी 4 और 5 आदमियों को बट रही है। नहीं सर, रोज नियुक्तियां बट रही है। आप सरकारी आंकड़े उठा कर देख लीजिए, हर क्षेत्र में, और शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी क्षेत्र में आप सरकारी आंकड़े निकालवा के देख सकते हैं। हमारी सरकार ने 1 नंबर काम किया है। इनकी सरकारों में लूट, इनकी सरकार में डॉक्टर आते थे अपने केबिन में और तुरंत चले जाते थे, प्राइवेट अपना संस्था खोल के चलाते थे। हमारी सरकार में डॉक्टरों पे जांच बैठी तो कंटिन्यू 10 बजे से लेके और 8 बजे रात तक हमें ड्यूटी निहार जाते हैं। इनकी सरकार में मास्टर आता साइन करके चला जाता था, हमारी सरकार में मास्टर 10 बजे से लेके 4 बजे तक पढ़ाता है। मेहनत करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे रोक लगाया कि नहीं रोक लगाया बताइए। इनके सरकार में जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, आते थे साइन करके चले जाते थे। हमारी सरकार में आए और तुरंत जब जांच बैठी तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ाना हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर थाने में CCTV कैमरे लगवाए हम लोगों ने। और पूरे प्रदेश की जनता खुशहाल है और सरकार की प्रगति पर है। और पूरा नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, ऐसे चिल्लाते रह जाएंगे। धन्यवाद। तो सुनिए, एक जवाब दीजिए। 24 में शपथ लेंगे। देखिए सर, अभी आपने 4-5 दिन पहले हिंदुस्तान अखबार पढ़ा होगा, उसमें हिंदुस्तान वालों ने सर्वे करा था रात में। तो क्या थाने खुले में मिले, इनसे पूछिए। ये जो कह रहे हैं ना थाने में खुले, अरे गाली वाली मत दीजिए। सॉरी सर, गलती हो गई, मैं इस बात से बताइए। नहीं, ये मेरी गलती है। हालात बहुत शानदार है। नौजवानों के भारतीय जनता पार्टी वाले नौजवानों की, बेरोजगारों की, भ्रष्टाचारों की नहीं बात करते हैं। बेरोजगार पे कोई बात नहीं करते, महंगाई पे कोई बात नहीं करेंगे, केवल हिंदू मुस्लिम करेंगे, मस्जिद मंदिर को लेके और अडानी अंबानी की बात करेंगे। अगर मोदी जी भाषण देने जाते हैं, सबसे पहले कांग्रेस को बदनाम करते हैं, सबसे पहले कांग्रेस का नाम लेते हैं। अभी बहुत लोगों से बात करी, सब ने किसी ने सब पे आरोप लगाए, कभी सपा पे लगाए, कभी कांग्रेस के पे लगाए। कहने का यही है कि तो हम कहीं 2024 में फिर जो है मोदी जी वापस आ रहे हैं। बातें बहुत सबने लगाई, मगर किसी ने नौजवानों की, किसानों की बात नहीं करी। सिर्फ यही बात करी कि हिंदू मुस्लिम की बात करी, नौजवानों की बात करने वाला कोई नहीं, किसानों की बात करने वाला कोई नहीं है। ये बातें करने वाला कौन लगा? लोग कहते थे पहले कि किसान की जो बात करेगा वही जनता पे, सरकार पर राज करेगा। ये जो जुमला था वो कहीं ना कहीं विफल होता जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं जनता को भी समझना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए कि आगे चल के किसकी सरकार होना चाहिए जो नौजवानों के बारे में और सरकार के बारे में सोचे और उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाम पहुंचाए।